हाय चैम्प्स, वेलकम बैक टू evidyarthi.in। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं मिताली और आप सबका स्वागत करती हूं आज के हमारे सेशन में। चलिए हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर को, एक नए चैप्टर के साथ। बट उससे पहले मुझे ज़रूर बताइए आप लोग सब कैसे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है एंड कैसा आप लोग को, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे जितना क्लोज हम जाते हैं, हो सकता है कि कुछ लोगों के जिस वक्त पे हम लोग के वीडियोज़ ही आ रहे हैं, कुछ लोग के एग्जाम्स ऑलरेडी चल रहे हैं, है ना, किसी के आने वाले हैं। सो मिक्स्ड फीलिंग्स बहुत आप सब लोग की होती है। 9th में तो वैसे भी हम थोड़ा मस्ती में भी रहते हैं, बट हाँ यही सेशन होता है जो कि थोड़ा सा सीरियस होने के लिए भी ज़रूरी होता है। सो आप मुझे ज़रूर बताओ आपको जैसा भी लग रहा है, और जैसा भी कुछ अगर आप और भी कोई डाउट्स अगर मेरे से पूछना चाहते हैं, किसी भी तरीके का सेशन अगर आप चाहते हैं, सो आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर का, यानी कि वर्क एनर्जी पावर। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या होती है, वर्क और एनर्जी में डिफरेंस क्या है। बहुत बढ़िया सा चैप्टर है। एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एमसीक्यू हियर। ठीक है, सो इसके फर्स्ट एमसीक्यू के साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 14 क्वेश्चंस हैं आपके फर्स्ट एमसीक्यू में। सो एवरीवन बी प्रिपेयर्ड, लेट्स बिगिन। ठीक, चलिए। सो आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, वर्क डन बाय अ बॉडी इज। जब हम वर्क डन की बात करते हैं, सो वी ऑल नो कि वर्क डन देखिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं दिख रही है फॉर एग्जांपल, तो वर्क डन वहाँ 0 हो जाएगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रही है बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है ना, एक ही डायरेक्शन में, तो आप वहाँ पर क्या बोलते हो कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम बोलते हैं वर्क डन हमारा नेगेटिव होता है। दैट मीन्स कि हम वर्क डन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट कुड बी नेगेटिव, इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी 0। ठीक है ना। तो पहले वाला मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा, जिससे कि हम लोग को एक रिविजन भी मिल जाएगी। वर्क डन पे हम जब काम कर रहे हैं तो अपनी सारी जो नॉलेज है वर्क डन की एक बार उसे एक्यूमुलेट कर लेते हैं, थोड़ा रिविजन हो जाएगा, फिर करने में भी मजा आता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, बी प्रिपेयर्ड बिकॉज इस पूरे एमसीक्यू में वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। इजी क्वेश्चंस हैं, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, सारी वर्क एनर्जी पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए। अ 500 kg क्लॉथ बैग इज पुल्ड अप ऑन अ स्मूथ प्लेन 6 मीटर लॉन्ग। यहाँ पर जो प्लेन है उसका 6 मीटर लॉन्ग है वो, बट जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, टू प्लेटफॉर्म 4 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 4 मीटर अबव द ग्राउंड का हमें बोला है। नाउ वी नीड टू फाइंड दी वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन सिंपल है भाई, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पर वर्क डन की बात करती हूँ, सो वी ऑल नो दिस इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हो जाएगा mg इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, है ना। अगर हम लोग अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल के अंडर है तो हम बोलेंगे इसको कि ये हमारा mg हो जाएगा, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो m कितना है आपको गिवन है 500, g हमें बोला गया है कि आप 10 ले लीजिए, जी हमें बोला गया है कि आप 10 ले लो, है ना। और डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया है 4 मीटर्स का। तो अब आप यहाँ से कैलकुलेट करो जरा, कितना आ जाएगा हमारे पास। 5 4 जा 20, तो 20 इंटू 1000 मुझे दिख रहा है क्लियरली। इसका मतलब है 20,000, या तो आप इसको ऐसे बोलो या फिर हम इसको बोल सकते हैं 20 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल्स। ठीक है, क्लियर है। तो हम आंसर ढूंढे जरा, यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है। हाँ भाई, दिख तो हमें क्लियरली रहा है। 2 इंटू 10 टू पावर 10 4 जूल्स ले लेते हैं, 3 ले 2 या 5 ले, तो हमें पता है 20,000 आंसर आया। दैट मीन्स 2 इंटू 10 टू पावर 4 जूल्स। क्लियर हो गया। चलो इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कैलकुलेट द वर्क डन in moving a body of mass 50 kg through a height of 5 meters। अगेन आपको हाइट 5 मीटर्स दे दिया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि भाई वहां पर डिस्प्लेसमेंट हमारा चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लेंगे, हमें पता है वर्क डन निकालना है ना, mg भी ले सकती हूँ मैं, पोटेंशियल एनर्जी का भी वही फॉर्मूला होता है, पर इट्स वन इन द सेम थिंग। ठीक है, सो mg भी ले सकती हूँ, नहीं तो आप सीधा mgs ले लो। आपको पता है मास है आपके पास 50 kg का, आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, g होगा, वो होगा आपका 10, और हाइट आपकी है यहाँ पर
5, तो 5 इंटू 5 25 हो गया ना, तो 2500 आई गेस शुड बी द आंसर। यस, हमें क्लियरली आंसर दिख रहा है 2500। तो मैं बहुत देखो इजी कैलकुलेशंस हैं, फिर भी एक एक बार आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। अगर इफ यू पीपल वांट, है ना, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बस उसको रीड करा, माइंड में कैलकुलेशंस की एंड विल हैव अ डिस्कशन ओवर इट। ओके, सो जैसा आप चाहेंगे वैसा मैं कर सकती हूँ, यू हैव टू लेट मी नो। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइंटिफिकली वर्क इज सेड टू बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। साइंटिफिकली जब हम वर्क की डेफिनेशन पे बात करते हैं तो वर्क डन हम किन केसेस में कहते हैं ये हमें बताना है, ठीक है। सो मनीष पुल्स द ट्रॉली फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, या तो ये है ओके मीरा स्टडीज फॉर एग्जाम। अगर मीरा अपनी पेपर्स के लिए पढ़ रही है, जैसे कि लाइकवाइज जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या आप कोई वर्क डन कर रहे हैं? देखो वर्क डन तो आप कर रहे हो बट फिजिक्स की भाषा में नहीं, साइंस की भाषा में नहीं, है ना। बिकॉज साइंस की भाषा आपको ये कहती है कि वर्क डन आप कर रहे हो जब आप फोर्स लगाते हो, बट उस फोर्स की वजह से कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी होता है, तब आप वर्क डन कर रहे हो, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मीरा की, तो वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रही है। अगर मैं बात करती हूँ मनोज पुशेस दी वॉल विद नो चेंज इन दी पोजीशन ऑफ दी वॉल, मनोज ने किसी वॉल को धक्का लगाने की कोशिश करी बट उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि भाई वर्क डन नहीं हो रहा है। सिमिलरली हमें नेक्स्ट दे रखा है मीरा पुल्स द वॉल विद नो चेंज इन दी पोजीशन, तो मीरा ने भी सेम काम किया बट वहां पर भी वॉल की पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। यहीं पर अगर इन्होंने वॉल की जगह पे डोर को यूज करा होता, है ना, या फिर एग्जाम्पल हमें दिया होता कि एक डोर को आपने पुश किया एंड उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो आप बोलोगे डेफिनेटली वहां पे वर्क डन हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम किस केस के साथ जाने वाले हैं कि मनीष पुश द ट्रॉली फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आपने एक ट्रॉली को पुश किया यानी कि फोर्स लगाया, ठीक है। तो हमारा जो सही आंसर इसमें होगा वर्क डन को लेके वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द मैन एंड द बॉक्स व्हेन द वर्क डन टू मूव द बॉक्स वाज 100 जूल्स विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। अब क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो हम लोगों को एक तो डिस्टेंस निकालना है यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज कि हमें फोर्स भी गिवन है और हमें वर्क डन भी गिवन है। अगर मैं बात करती हूँ कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे अब ये निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वर्क अपॉन फोर्स अगर मैं कर देती हूँ वी कुड हैव अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वर्क डन हमारे पास कितना है, देखिए वर्क डन हमारे पास 100 जूल्स है और हमारा जो फोर्स है दैट इज 15। इसको कैलकुलेट करें, अगर मैं 5 से करती हूँ तो यहाँ पर आ गया 20/3 यानी कि 6.66 रिकरिंग वाला है ना, वो आने वाला है। तो ठीक है, ढूंढो अपना आंसर, आपको मिल रहा है तो लेट्स सी क्या है हमारे ऑप्शंस क्या हैं उनको एक बार देखते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं 6 मीटर, 16.6 मीटर, 26.6 एंड यस वी हैव 6.6, है ना। तो क्लोज हमारा आ गया है, तो यस हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा 6.6 मीटर्स। क्लियर है? चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। So body of mass 5 kg moving with an acceleration of 5 meter per second square gets a displacement of 2 meters. Again अब देखो हर चीज हमें दे रखी है, मास भी हमें गिवन है और एक्सेलरेशन भी हमें गिवन है, डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है। तो अब हम ना इसको ओरली करेंगे, ठीक है, अब नहीं करेंगे, ज्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे। तो 5 into 5 यानी कि 25 into 2 50, ठीक है। सो नाउ यू वी नीड टू फाइंड द आंसर एज 50, तो 50 जूल्स हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली, आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वो हमारा वर्क डन होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे काम करते हैं। A force of 6 Newton act on a body of mass 3 kg producing a displacement of 10 meters, ठीक है। Now the work done by the forces। अब एक बात देखो, एक बात को हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि क्वेश्चन में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को अपने कैलकुलेशन में यूज करना वो कहीं नहीं लिखा, ऐसा किसी ने नहीं कहा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में हम सिर्फ वही वैल्यूज को यूज करने वाले हैं जिसका हमें फायदा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर देखा जाए, सो दे आर आस्किंग अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन्स। अगर मुझे वर्क डन कहीं पर भी निकालना है, आई नीड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मुझे फोर्स गिवन है 6 न्यूटन का, मुझे 3 kg का मास है जिसपे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10 मीटर्स का। तो मुझे 3 kg के मास की कोई जरूरत अभी नहीं लग रही है क्योंकि फोर्स ऑलरेडी गिवन है। अगर फोर्स गिवन ना होता
तब मैं उसको कैलकुलेट करती ना, तब मास की ज़रूरत होती। तो इसका मतलब है कि 60 जूल वुड बी योर आंसर। सो हमें मिल रहे हैं 60 जूल्स, बिल्कुल मिल रहे हैं ना। सो लेट्स मार्क इट देयर। तो 60 जूल आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हम सब लोगों को पता होनी चाहिए। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को इसका आइडिया भी है ना। फिर भी कई बार हमें ऐसा लग रहा होता है कि जो भी हमें दिया है, मास दिया है, वो तो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। भाई हमें मास का यूज़ ही नहीं है जब हमें फोर्स ऑलरेडी गिवन है तो, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। टू लिफ्ट 700 kg वाटर, हमें पानी को उठाना है, बकेट होगी या जितना भी होगा, 700 किलो है, थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। जब आपको यहाँ पे हाइट गिवन है तो हमारा कई बार, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की फॉर एग्जांपल बात करूं, है ना, तो वहाँ पर हाइट हमारी या डिस्प्लेसमेंट हमारी हाइट की तरह काम करेगी। वी यूज़ अ पंप, द वर्क डन इन ऑपरेटिंग द पंप इज, ठीक है। तो इस पंप के जरिए कितना वर्क डन हुआ है, देखो हाइट अगर है तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट हो गया है। तो इसका मतलब ओके, तो ये तो नाराज हो जाता है, एकदम ही हिलना शुरू कर देता है अगर हमने इसको पेन ना ले तो, है ना। तो वर्क डन हमें पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हाइट की तरह काम कर रहा है। फोर्स आपका mg हो जाएगा, mgh फॉर्मूला बन जाएगा। मास मेरे पास 700 किलो है, ग्रेविटी मुझे g से मिल जाएगी 10 और हाइट हमें दे रखी है 10। तो ये आपका आ गया 70,000, है ना। सिंपल है। 70,000 कितना होगा, वर्क डन होगा। इतना वर्क डन हमें करना होगा। आंसर मिल रहा है आपको, 70,000 दिख रहा है ना क्लियरली। तो बस इतना मेरा वर्क डन होगा जो कि रिक्वायर्ड है टू लिफ्ट 700 kg ऑफ वाटर थ्रू दी पंप। पंप ने कितना वर्क डन किया है, ये उसका आंसर है। ठीक है, क्लियर होता जा रहा है। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चंस हैं यहाँ। जो पूरा एमसीक्यू है फर्स्ट वाला, वो या तो कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ है या फिर सिर्फ और सिर्फ वर्क डन कैसे निकालते हैं उसके क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलो, A coolie was standing with 2 suitcases on his head and 2 bags in his head. The luggage exerted a force of 159 Newton. What is the amount of work done by him? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई कुली है, जो कि आप रेलवे स्टेशन पे अक्सर देख लेते हो, आज भी रेड कलर का उनके गमछा होता है या फिर उनके कपड़े, क्योंकि वही डिनोशन होता है, वही यूनिफॉर्म होता है ना। तो उनसे हम लोग चलते चलते अपना सामान कई बार वो लोग उठाते हैं लोगों के लिए। एंड आपने देखा होगा टाइमिंग्स हम पूछते पूछते चलते हैं ट्रेन का भैया, क्योंकि पता है कि कुली को सब कुछ पता होगा। सो दैट काइंड ऑफ, मतलब बिल्कुल ब्रिलियंट लोग होते हैं, है ना। सो वहाँ पर अभी हमें केस ये दिया है कि कोई भी कुली आपके सामने है, उनके 2 बैग्स उनके सर पर है और 2 उनके हाथ पर है, ठीक है। लगेज से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, यानी कि सामान के द्वारा जो फोर्स लग रही है, वो है 159 न्यूटन, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि कितना वर्क डन हुआ। देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि हमें ये बोला गया है कि कुली इज स्टैंडिंग विद 2 बैग्स ऑन हिज हेड एंड 2 इन हिज हैंड्स, राइट। ये तो नहीं बोला दैट कुली इज वॉकिंग या क्लाइंबिंग अप द स्टेयर्स, नो, कुछ भी ऐसा नहीं बोला। इसका मतलब है अगर वो स्टैंडिंग है, डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, तो काहे का वर्क डन। साइंटिफिक नोशन आपको वर्क का ये कहता है ना कि डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है। यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो मैं बोलूंगी कि ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नो वर्क डन इज देयर, ठीक है। तो 0 पे हम मार्क करेंगे। क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट से भी आप लोग थोड़ा मतलब इसको आपको पता होना चाहिए कि देखो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लेंगे, है ना। तब आप ये मत सोचो कि देखो उसका फोर्स भी हमें गिवन है, उसके बैग्स भी हमें गिवन है, तो हम डायरेक्टली से वर्क डन निकाल देते हैं। नो, दैट नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो द विनर्स ऑफ लॉन्ग जंप ईच वेइंग 56 kgs, 40 and 45 kg स्टैंड ऑन द पोडियम। सो जब भी हमें कोई मैच हम लोग जीतते हैं, या जैसे कि यहाँ पर आपको बोला गया है कि लॉन्ग जंप के विनर्स जो होते हैं, ओलंपिक्स में आप लोग देखते होंगे जितने भी वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप्स होती हैं कुछ भी, तो पोडियम होता है जिसपे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड का साइड में लगा होता है ना। और जो पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव पर्सन है, जो भी फर्स्ट आया है वो फर्स्ट वाले नंबर पे, जो सेकंड आया वो सेकंड, और जो थर्ड आया वो थर्ड वाले नंबर पे जाके खड़ा हो जाता है ना। हम सबने लोग ने देखा है ये। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है व्हाट इज द वर्क डन। आपको उनका मास दे दिया, मास दिया है और प्लस दे आर स्टैंडिंग, तो वी नो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमें पता है, तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। बट बात ये है कि फोर्स तो हम निकालेंगे, बट वर्क डन क्यों निकालना है। दे आर स्टैंडिंग, नो डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस, कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, वो मूव थोड़ी ना कर रहे हैं, है ना। दे आर ओनली स्टैंडिंग। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी
from all the options available to you, we are going to choose 0 choose. ठीक है, चलो क्लियर होते जा रहा है, बढ़िया क्वेश्चंस हैं. अब हमारे पास 4 क्वेश्चंस रह गए हैं, सारे असर्शन रीजन है. सो लेट्स मूव ऑन टू दैट. द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर. एजर्टिव स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि वर्क का यूनिट अगर देखा जाए तो वो न्यूटन मीटर है, बिल्कुल ठीक है. अब रीजन क्या है? न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क. ऐसा यूनिट है वेयर एन इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ एटम्स. कहाँ लेके जा रहे हो, मतलब नंबर ऑफ एटम्स केमिस्ट्री में इन्होंने हमें भगा दिया है, ले गए हैं. सो भाई नंबर ऑफ एटम्स उसमें नहीं होते हैं. इसका मतलब क्या है कि मेरा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, बट मेरा रीजन गलत है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं. आई थिंक इसका करेक्टिव स्टेटमेंट यहाँ पर होना चाहिए. यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर बिकॉज वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर. तो हमारा जो यूनिट ऑफ वर्क हो गया वो हो गया न्यूटन मीटर. ठीक है, रीजन क्या है? न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क वेयर एन इज यूज्ड फॉर न्यूटन एंड एम इज यूज्ड फॉर मीटर. एन न्यूटन के लिए यूज होता है विच इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क फोर्स सॉरी, एंड एम इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो. तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आपके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड 100% जस्टिफाइड है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द बेबी हैज एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार दैट टाइम वर्क डन बाय फोर्स विच इज अंडर पॉजिटिव साइन. सो बेसिकली यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर एक फोर्स लगाई गई है, बेबी के द्वारा एक फोर्स लगाई गई है इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार. जिस डायरेक्शन में आपका कार का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि वो मूव कर रही है, उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया है, तो वहाँ पर उस वक्त पे जब हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो वो पॉजिटिव साइन से होगी. तो हमने बोला बात बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव साइन से होगी. बट रीजन क्या दिया है? वर्क इज ओनली हैपन व्हेन फोर्स गेट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे रीजन उन्होंने दिया है कि वर्क डन सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब आप फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. बात तो ठीक है, लेकिन आपके ऊपर वाले स्टेटमेंट को ये कैसे जस्टिफाई कर पा रहा है ना? ऊपर आपको ये दिया गया है कि वर्क डन पॉजिटिव है, तो हमने इसको जस्टिफाई कहाँ किया? हमने इसको रीजन आउट कहाँ किया? नहीं किया. तो हम ये बोलेंगे कि स्टेटमेंट आपका करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके की कंजर्वेटिव फोर्स है. ठीक है, क्यों कंजर्वेटिव फोर्स है? रीजन पढ़ते हैं उसका. वर्क डन बाय और अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग इन बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय 2 पॉइंट्स. एग्जैक्टली ये पॉइंट मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय बताया था. क्या कि अगर हम लोगों को सपोज ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर मुझे क्या निकालना है, मुझे ग्रेविटेशन की बात करनी है. देखो कोई भी डिस्टेंस चाहे इस डायरेक्शन में मूव किया जाए या फिर ऐसे मूव किया जाए या फिर ऐसे मूव किया जाए, फर्क नहीं पड़ता है. ग्रेविटेशनल पुल हमेशा सेम रहेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन. किसी भी तरीके का आपका पाथ हो वो उससे इंडिपेंडेंट होता है. तो हम ये बोलते हैं कि वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि वर्क डन जितना होता है एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. तो एग्जैक्टली इसी का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स है वो. तो हम क्या बोलेंगे कि येस ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव वन. ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि भाई बिल्कुल करेक्ट है आपका. एंड आई थिंक कि अगर किसी को ये नहीं पता था इससे पहले तो हम लोगों को कुछ सीखने को भी मिल गया है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं. एंड नाउ इट्स टाइम टू सी द रिजल्ट्स. Yes, so we have collected all the 54 points, यानी कि जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स. 14 में से 14 क्वेश्चन हमारे करेक्ट हैं, which is great again. So चलिए अब आप लोग के साथ मैं मिलती हूँ with the next MCQ. Up till then, keep waiting for us, keep smiling and love you all. Bye bye.